कामचोर गधा। एक बार की बात है, एक व्यापारी शहर से दूर एक गांव में रहता था। वह व्यापार के लिए रोज शहर जाता और अलग अलग जरूरतों की चीजों को बेचता था। उसके पास एक गधा था जिस पर सामान लादकर वो शहर जाया करता था। वो अपने गधे की खूब देखभाल करता, उसके खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखता, क्योंकि व्यापारी जानता था कि उसके व्यापार के लिए इस गधे की कितनी जरूरत है। गधे की सेहत बहुत अच्छी थी, इसीलिए व्यापारी बहुत सारा सामान उसके ऊपर लादता और शहर लेके जाता। लेकिन उसका गधा बहुत कामचोर और आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। व्यापारी को अपना सारा सामान गधे पर लादकर शहर जाते समय रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता था। व्यापारी को बाजार में चीजों की मांग के हिसाब से ही अलग अलग चीजों का व्यापार करना पड़ता था। कभी कपास, तो कभी नमक, तो कभी सब्जियां, तो कभी फल। एक बार शहर में नमक की मांग बढ़ने पर उसने अपने गधे पर 4 बोरियां नमक की रखी, पर उसे लगा कि शायद नमक की बोरी का वजन ज्यादा है। उसने एक बोरी गधे की पीठ से उतार दी, फिर भी गधा आगे नहीं बढ़ा। व्यापारी जानता था कि उसका गधा बहुत आलसी है। उसने एक छड़ी से गधे की पीठ पे मारा और उसे खींचकर शहर की ओर ले गया। बाजार में नमक की ज्यादा मांग की वजह से उसका सारा नमक बिक गया और वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने रोज की तरह नमक बेचना शुरू कर दिया। व्यापारी को अपने गधे पे कभी 3 तो कभी 4 बोरियां लादकर बाजार जाना पड़ता था। इस बात से गधा बहुत दुखी था। फिर एक दिन जब व्यापारी नमक बेचने निकला, उस दिन नदी में पानी बहुत ज्यादा था। दोनों धीरे धीरे नदी पार करने लगे। फिर अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह फिसल गया। तभी गधे को एहसास हुआ कि उसकी पीठ पे रखी बोरियों का वजन हल्का हो गया है। उसने सोचा यह एक जादुई नदी है। बोरी में से नमक खत्म होने की वजह से गधे को हल्का महसूस हो रहा था। व्यापारी को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, मेरी सारी मेहनत तो पानी में बह गई। चलो, मेरे गधे को तो कुछ नहीं हुआ। पर आज गधा बहुत खुश था। उसे ना कोई वजन उठाना पड़ा और ना ही कोई काम करना पड़ा। अगले दिन व्यापारी ने फिर से गधे की पीठ पे नमक की 4 बोरी डाली और शहर की ओर चल दिया। रास्ते में गधा सोचने लगा, ओहो, कल का दिन कितना अच्छा था, कोई काम नहीं करना पड़ा, पर आज फिर से वजन ढोना पड़ रहा है। फिर उसने जादुई नदी के बारे में सोचा। उसने सोचा कि आज फिर से वो जादुई नदी उसे बचा लेगी। व्यापारी गधे की चालाकी से अनजान था। इस बार गधा व्यापारी से पहले ही नदी की तरफ जाने लगा। व्यापारी ने उसे रोकना चाहा, तब तक सारा नमक पानी में घुल गया था और गधे को आज भी कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। इस बार व्यापारी को गधे पर शक हुआ कि कहीं गधा जानबूझकर तो मेरे साथ चालाकी नहीं कर रहा। व्यापारी ने सोचा, इस आलसी गधे का मैंने कितना ध्यान दिया और इसने मुझसे चालाकी की। उसने गधे को सबक सिखाने के बारे में सोचा, पर गधा तो इस तरह से काम चोरी करके बहुत खुश था। अगले दिन व्यापारी ने गधे के ऊपर 6 बोरियां रुई की ला दी, पर इस बार गधे को बिल्कुल भी वजन महसूस नहीं हुआ। फिर वो दोनों नदी के पास पहुंचे और हर बार की तरह गधा नदी में फिसल गया, पर इस बार उसकी पीठ पर रखा वजन बढ़ने लगा। व्यापारी समझदार था। जब उसे पता लगा कि उसका गधा उसके साथ चालाकी कर रहा है, तो उसने गधे को सबक सिखाने के लिए बोरी में नमक की जगह रुई भर दी थी। जैसे ही गधा फिसला, रुई में पानी भर गया और गधे की पीठ में रखी बोरियों का वजन बढ़ गया। व्यापारी ने गधे से कहा, तुम मुझे बहुत मूर्ख बना रहे थे। अब तुम इसी तरह बोरियों के साथ घर जाओगे। और गधे को उन भारी बोरियों के साथ ही घर वापस आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, गांव से दूर एक जंगल में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम धामू था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और बहुत मेहनती था। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसे पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था और वह गरीब का गरीब ही रहा। फिर एक दिन लकड़ियां काटने के लिए वह अपने घर से जंगल की ओर निकला। एक बड़े और अच्छे पेड़ की तलाश में वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। वह एक एक करके हर पेड़ के पास जाता और उन्हें बड़ी अच्छे से टटोलता। काफी देर की तलाश के बाद आखिरकार उसे एक अच्छा पेड़ मिल ही गया। पेड़ के मिलते ही लकड़हारा अपने काम पे लग गया। पर ये क्या, लकड़ी काटे काटे
अचानक से कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। यह देख मेहनती लकड़हारा घबरा गया और चारों ओर नदी में देखने लगा, लेकिन उसे अपनी कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आई। बेचारा धामू पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोने लगा। ये क्या हो गया? मेरे पास तो बस एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा? धामू उदास पेड़ के नीचे बैठा था। तभी अचानक उसे नदी में से कोई आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़ के देखा। तभी नदी में से एक लाल परी प्रकट हुई और बोली, विश्राम करते समय कोई कुल्हाड़ी मेरे पास में गिरी। मैं यह देखने ऊपर आई तो तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा। क्या हुआ तुम्हें? धामू ने अपने आंसू पोंछे और कहा, देवी माँ, जो कुल्हाड़ी गिरी थी वो मेरी ही है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, लकड़ी काट के पैसे कमाता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी फिसल के नदी में गिर गई और अब मेरे पास रोजी रोटी कमाने का कोई और रास्ता नहीं है। कृपया करके आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। देवी तुरंत नदी के अंदर चली गई और एक सुनहरी कुल्हाड़ी ले आई। फिर देवी ने धामू को कुल्हाड़ी दी, परंतु धामू ने कहा यह उसका नहीं है। देवी फिर से नदी के अंदर गायब हो गई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। धामू ने फिर से मना किया और बोला यह कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। धामू फिर से उदास हो गया। देवी ने देखा यह लकड़हारा बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह फिर से नदी के अंदर गई और इस बार धामू की कुल्हाड़ी ले आई। जब धामू ने अपनी कुल्हाड़ी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। देवी माँ ने कुल्हाड़ी धामू को दे दी। उसने देवी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धामू की ईमानदारी से खुश होकर देवी माँ ने सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ धामू को उपहार के रूप में सौंप दी। धामू को कुल्हाड़ी देने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो गई। ईमानदार लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को अपने साथ खुशी खुशी अपने घर ले गया, जो उसकी ईमानदारी का इनाम था। एक घमंडी हाथी और चींटी। एक बार की बात है, एक जंगल में शरारती हाथी रहता था। उसका नाम जंबो था। जंबो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान करता रहता था। उसे लगता था कि उस पूरे जंगल में सिर्फ वही एक विशाल और शक्तिशाली है। दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी और वह बहुत मेहनती थी। चींटी अपने परिवार के साथ पूरा दिन अपने लिए भोजन इकट्ठा करती थी और वे सब एक दूसरे की मदद किया करते थे। पर एक दिन जब चींटी अपने परिवार के साथ भोजन इकट्ठा करने निकली तो सामने से जंबो ने अपनी सूंड में पानी भरकर उन पे फेंक दिया। तब चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने जंबो से कहा कि तुम हम पर पानी मत फेंको। तुम्हें पता भी है कि हम कितनी मुश्किलों से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। जंबो ने कहा, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहता है। तुम तो बहुत छोटी हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चींटी बहुत उदास हो गई और दुखी होकर वहां से चली गई। फिर एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। अरे अरे ये क्या? शिकारी ने तो जंबो को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रखा था। फिर शिकारी ने जंबो के ऊपर अपना निशाना लगाया। उसी समय छोटी सी चींटी ने उसकी गर्दन पे जोर से काटा और शिकारी दर्द से चिल्लाया। शिकारी की चीख सुनकर जंबो सतर्क हो गया और जल्दी वहां से भाग गया। डर के मारे शिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल से चला गया। जंबो ने चींटी की ओर देखा और उसे धन्यवाद कहा। अगर तुम शिकारी को नहीं काटती तो आज तो मैं मर ही गया था। अब मैं किसी और को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि एक छोटी सी चींटी भी बहुत बड़े काम कर सकती है जो मैं नहीं कर सकता। चींटी ने कहा, हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। उसके बाद जंबो ने चींटी की खाना इकट्ठा करने में मदद भी करी और वो दोनों
अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। कछुआ और दो हंसों की कहानी। एक बड़े से तालाब में एक कछुआ रहता था। वहीं पे दो हंस रोज उस तालाब में पानी पीने आया करते थे। उन तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक बार गर्मियों के मौसम में तालाब का पानी सूखने लगा और सभी जानवर पानी के लिए तरसने लगे। इस पर हंसों ने कछुए से कहा कि हमें इस तालाब को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तालाब का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कछुआ रोने लगा और बोला कि मैं इस तालाब को छोड़ के और कहाँ जा सकता हूँ। हंसों ने अपने कछुए दोस्त की मदद करने के लिए एक तरकीब निकाली। फिर दोनों हंस एक छड़ी लेके आए और उन्होंने कछुए को इसे अपने मुंह से बीच से पकड़ने को कहा। हंसों ने कछुए से कहा, तुम तब तक कुछ मत बोलना जब तक हम नए तालाब में ना पहुंच जाएं। दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी तालियां बजाने लगे। कछुए से रहा नहीं गया और उसने बोला कि क्या हुआ भाई। बोलते ही वह ऊंचाई से नीचे गिरकर मर गया और हंस अफसोस करके वहां से चले गए। कपटी सांप और बहादुर चींटी की कहानी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर बिल में एक सांप रहता था। वो रोज शिकार के लिए अपने बिल से निकलता था। वो मेंढक, बत्तख और पंछियों को खाता था। सांप को आता देखकर सभी जंगली जानवर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते थे। वह पक्षियों के अंडों तक को नहीं छोड़ता था। सांप अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी पर भी दया नहीं करता था। सभी पशु पक्षी उससे बहुत डरते थे। वो दिन में सोता और रात में शिकार किया करता था। सांप निडर जंगल में मजे से घूमा करता था। फिर कुछ दिन बाद वो सांप बड़ा हो गया और उस बिल में ना घुस पाया। उसने सोचा अब वह अपना ठिकाना बदलेगा। सांप अपने नए घर की तलाश में जंगल की दूसरी ओर निकल पड़ा। सांप ने हर जगह देखा पर उसे अपने रहने लायक जगह कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन उसे एक बरगद के पेड़ पे बड़ा सा बिल दिखाई दिया। सांप ने सोचा यह उसके रहने के लिए एक अच्छी जगह रहेगी, पर वहाँ तो ढेर सारी चींटियों का झुंड था। उसके नीचे चींटियों ने अपने रहने के लिए मिट्टी से एक पहाड़ बना रखा था। सांप चींटियों के पास आया और बोला, अब से इस पेड़ पे मैं रहूंगा। तुम सबको इस जगह से जाना पड़ेगा। उस पेड़ के आसपास रहने वाले सभी जंगली जानवर और पशु पक्षी बहुत डर गए थे, मगर चींटियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहाड़ी चींटियों ने बड़ी ही मेहनत से बनाई थी। चींटियों ने सांप से बिना डरे वह जगह खाली करने से इनकार कर दिया। चींटियों की हिम्मत देख सांप हैरान हो गया। फिर सभी चींटियां एकजुट होकर आगे बढ़ी और उन्होंने सांप को चारों ओर से घेर लिया और उसे काटने लगे। सभी चींटियों के काटने से सांप को बहुत दर्द हुआ और वह चिल्लाने लगा। फिर सांप इसी तरह से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो वहाँ पर कभी वापस नहीं आया। तभी से वहाँ पर सभी जानवर और पशु पंछी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। किसान और उसके आलसी बेटे। बहुत समय पहले की बात है। वृंदापुर गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास ढेरों संपत्ति थी, जो कि उसकी वर्षों की पूंजी थी। यह संपत्ति उसने कड़ी मेहनत और परिश्रम से कमाई थी। इतनी अधेड़ उम्र होने के बावजूद भी किसान ने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह आज भी रोजाना खेतों में काम करने जाया करता था। ढेरों संपत्ति के साथ साथ उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत भी थे। इतनी संपत्ति और जमीन खलियान के होते हुए भी किसान बहुत उदास था। वह अकेले ही अपने खेतों में काम करता रहता, पर कोई न कोई तो बात जरूर थी जो उस किसान को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिसकी वजह से वह हमेशा उदास रहता था। किसान के 4 बेटे भी थे। 4 बेटों के होने के बावजूद भी किसान को इस बूढ़ी अवस्था में अकेले ही खेतों में काम करना पड़ता था। इस बात से किसान हमेशा उदास रहता था। उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उसके जाने के बाद इनका क्या होगा। किसान के 4 बेटे बहुत आलसी थे। ना तो वो अपने पिता की मदद ही करते थे
और सारा दिन आलसियों की तरह सोते रहते थे। चारों अपना समय व्यर्थ के खेलों में बर्बाद करते रहते थे। फिर एक दिन बूढ़ा किसान बहुत बीमार पड़ गया। वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर जवाब देने लगा। पिता की ऐसी हालत देखकर बेटे डॉक्टर को बुला लाए। मुझे अफसोस है कि आप बहुत बीमार हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा दिन तक जिंदा ही ना रहें। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा बाकी है तो आप उसे जितना जल्दी हो सके पूरा कर लें। डॉक्टर की बात सुनते ही चारों बेटे बहुत दुखी हो गए। वैसे तो चारों बेटे कोई काम नहीं करते थे, परंतु अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। डॉक्टर के जाने के बाद वे सभी रोने लगे। चारों अपने पिता को कभी खोना नहीं चाहते थे। वे रोते हुए अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, हम आपके बगैर क्या करेंगे। बेटों ने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी उनको देखना पड़ेगा। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर एक एक करके सभी अपना दुख अपने पिता के आगे व्यक्त करने लगे। पिताजी, हमारा ध्यान कौन रखेगा। अपने बेटों को दुखी देखकर किसान का दिल पिघल गया। उसने अपने बेटों से कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करूंगा और जिससे कि तुम कभी भूखे ना रहो। मैंने सारा धन खेत में गाड़ दिया है। जब वो तुम्हें मिले तो तुम बाजार जाकर उसे बेच देना। वो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। पिताजी। अपने पिता को खोने का सदमा वे बर्दाश्त न कर पाए। पिता के देहांत के बाद चारों बेटे दुखी मन से वहीं बैठे रहे। पर फिर उन्हें लगा भोजन के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें पिताजी का धन ढूंढना ही होगा। तिजोरी का पैसा अधिक दिन नहीं चलने वाला। किसान के बेटे ने हर जगह ढूंढा, पर उसे अन्न का एक भी दाना न मिला। तुम ठीक कहते हो, हमें खजाना ढूंढना ही होगा। चारों भाई अपने पिता के कहे अनुसार गाड़े हुए खजाने की खोज में लग गए। खजाने की तलाश में चारों खेत खोदते गए, परंतु काफी देर की मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे पहले चारों ने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। चारों थक के चूर हो गए। चारों को खेतों में ऐसे काम करता देख उनके पिताजी के एक मित्र वहां आए। उनके पिताजी के दोस्त ने उनसे कहा, आखिरकार तुमने खेत जोत ही दिया है तो क्यों ना बीज भी डाल दो। चारों खुशी खुशी तैयार हो गए और पहले से भी ज्यादा उत्साह और जोश से बीज बोने की तैयारी करने लगे। चारों भाइयों ने एक साथ मिलकर अपने सभी खेतों में बीज डाल दिए और बुआई करने के बाद इंतजार करने लगे। किसान के बेटों की कड़ी मेहनत से प्रकृति भी प्रसन्न थी। उस साल मूसलाधार बारिश हुई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गए और पौधों का रूप ले लिया। नन्हे पौधों ने लहराती हुई फसलों का रूप ले लिया। फिर एक दिन जब किसान के बेटे खेत पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बोए गए छोटे नन्हे बीज आज लहराती हुई फसल में बदल गए हैं। बेटे की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोला, यही वो खजाना है जिसे पिताजी चाहते थे कि हम ढूंढें। अगर हम काम करेंगे तो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। चारों बेटे अपनी मेहनत का फल सामने पाकर बहुत प्रसन्न थे। उस दिन से चारों बेटों ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। तो बच्चों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
चतुर बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बार नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस बंदर की दोस्ती नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ से हो गई। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर किया करता था और बदले में मगरमच्छ को जामुन खिलाया करता था। बंदर मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजा करता था। फिर एक दिन जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी का मन बंदर का कलेजा खाने को हुआ। उसने मगरमच्छ को बंदर को अपने घर लाने को कहा, लेकिन घर जाते समय बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को सब कुछ बता दिया कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले नहीं बताया। मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे पेड़ पर ले चलो। इतना सुनते ही मगरमच्छ तुरंत बंदर को पेड़ के पास ले आया। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ पर पहुँचा, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, हमें दोस्ती सोच समझ कर ही करनी चाहिए। 4 ब्राह्मण और एक सीख। एक बार 4 ब्राह्मण वन की ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर चलते चलते आगे जाने के बाद उनको एक आश्रम नजर आया। उस आश्रम में रहते थे ऋषि गौतम मुनि। चारों ब्राह्मण उस आश्रम की ओर गए। ब्राह्मणों के पुकारने पर गौतम ऋषि ने मुड़कर देखा और कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी, हमने आपकी अलौकिक शक्तियों के बारे में सुना है। आपसे मिलकर हम धन्य हुए। क्या आप हमें अपनी अलौकिक शक्तियों के बारे में बताएंगे? ये ब्राह्मण सदाचारी लगते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। मुझे इनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मुनिराज आश्रम के अंदर गए और 4 फावड़े लाकर ब्राह्मणों को सौंप दिए। ये फावड़े तुम ले जाओ। मुनि गौतम ने एक एक करके फावड़े ब्राह्मणों को पकड़ाए। गांव के पास एक छोटा तालाब है और उस तालाब के पास ही एक आम का वृक्ष है। उस पेड़ के पास जो लाल मिट्टी है उसे खोदो और अपना भाग्य आजमाओ। ब्राह्मण मुनि गौतम के कहे अनुसार फावड़े लेकर उसी स्थान पर आ पहुंचे। देखो, यही है वो जगह। हाँ, खोदते समय उनमें से एक ब्राह्मण को तांबे की चट्टान मिली। देखो साथियों, तांबे की चट्टान। अरे वाह! चलो साथियों, हम सब इसको वापस चलकर आपस में बांट लेते हैं। चलो चलते हैं। अरे नहीं, हमें सोना चाहिए। जब तक सोना नहीं मिलेगा हम खोदते रहेंगे। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। पहला ब्राह्मण प्राप्त की गई वस्तु से संतुष्ट था। वह वापस चला गया। बचे हुए 3 ब्राह्मण फिर से काम पर लग गए। हे प्रभु, चांदी! मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। चलो इसको आपस में बांट लेते हैं। शायद गुरुजी इसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे। परंतु हमको अभी सोना नहीं मिला। हम कोशिश करते रहेंगे। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। दूसरा ब्राह्मण भी अपनी प्राप्त हुई वस्तु से प्रसन्न था। वो भी वहां से चला गया। अब बचे हुए 2 ब्राह्मण सोने की तलाश में फिर से मिट्टी खोदने लगे। कुछ देर बाद उन्हें कुछ चमकीली चीज दिखाई दी। देखो, सोना मिल गया। चलो हम इसे बोरी में भरकर ले जाते हैं। शायद गुरुजी ने यही कहा था। अरे नहीं, लगता है यह एक विशेष जगह है। पहले तांबा, फिर चांदी और अब सोना। मैं कोशिश करूं तो मुझे हीरे भी मिल जाएंगे। तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। मैं यहीं रह के कोशिश करूंगा। अरे इतने भी लालची मत बनो। अब अंत में कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमें पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। अरे अब चलो चलते हैं। नहीं, अब मैं हीरे लेकर ही आऊंगा। तुम देख लेना। चौथा ब्राह्मण खोदते खोदते थक गया और उसे बहुत देर भी हो चुकी थी। परंतु ब्राह्मण ने खोदना बंद नहीं किया। खोदते खोदते जमीन में एक बड़ा सा सुराग बन गया और ब्राह्मण अचानक उसमें गिर पड़ा। उसने खुद को एक अलग सी जगह पे पाया।
थोड़ा संभलने के बाद उसने सामने देखा तो एक आदमी के सर पे चक्र घूम रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे सर पे चक्र क्या है? ब्राह्मण के ऐसा पूछते ही चक्र उसी के सर पर आ गया और घूमने लगा। हटाओ इस चक्र को। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह सब भगवान के हाथ में है। यहाँ लालची लोग गिरते हैं। अब तुम्हें ही इस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हें ना भूख होगी ना प्यास, ना ही उम्र बढ़ेगी, मृत्यु चक्र से भी बचे रहोगे। अरे पहले ये बताओ कि इस चक्र से कैसे मुक्त हूँ? कोई और लालची इंसान खोदते खोदते अगर यहाँ गिरे तो शायद। अरे नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं इस चक्र का भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब से तुम्हारे सर पर था? मुझे नहीं पता। मैं कई वर्षों पहले यहाँ आया था, तब राम राज्य था। मुझे तांबा, चांदी, सोना भी मिला, पर हीरे के लालच में मैं खोदता रहा और यहाँ आ गया। अपने लालच की सजा अब तक भोग रहा था। बस अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। इतना बोलकर साधक वहाँ से चला गया और ब्राह्मण द्वारा खोदे गए सुराख से बाहर निकल आया। साधक निकलकर वहाँ से जाने लगा, तभी उनमें से एक ब्राह्मण वहाँ पर आया। वो तो यहीं खोद रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। हाँ? ओ, सुनिए, मेरा मित्र मेरे साथ यहाँ पर खोद रहा था। क्या आपने उसे कहीं देखा है? साधक हंसने लगा और तीसरे ब्राह्मण को सारी घटना के बारे में बताया। ब्राह्मण वहां से मजबूर और निराश होकर घर वापस लौट गया। तांबा, चांदी और सोना मिलने पर भी तुम रुके नहीं। अगर तुम हमारे साथ चलते तो आज ये सब नहीं होता। मुझे माफ करना मेरे मित्र, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। चालाक लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन तेज भूख के कारण लोमड़ी पूरे जंगल में खाने की खोज में निकली। खाना ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में एक मरी हुई जंगली भैंस दिखाई दी। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। मैं इस भैंस को 10 दिनों तक मजे से खा सकती हूँ। लेकिन इसकी चमड़ी तो बहुत मोटी है, मैं उसको चीर नहीं पाऊंगी। अब क्या करूँ? उसी समय उस रास्ते से एक शेर गुजर रहा था। शेर को देखते ही लोमड़ी बोली, महाराज, आप सही समय पे आए हैं। आइए हम दोनों इस जंगली भैंसे का मांस साथ साथ खाएंगे। क्या कहा तुमने? क्या तुम नहीं जानती मैं इस जंगल का राजा हूँ और इस जंगल में केवल खुद से किए शिकार का ही मांस खाता हूँ। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वहाँ पर एक बाघ आया। लोमड़ी सोचने लगी, ओफो, अगर ये बाघ इधर आया तो सब कुछ खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। बाघ ने लोमड़ी से कहा, ए लोमड़ी, जाओ यहाँ से, ये जंगली भैंसा अब मेरा है। लोमड़ी ने कहा, जी जैसा आप कहें, लेकिन इसको शेर महाराज ने मारा है और मुझे यहाँ रखवाली करने को कहा गया है। वे किसी भी समय वापस आने वाले होंगे। क्या कहा? ये भैंस शेर जी का शिकार है? उनका शिकार खाने से तो बेहतर है मैं भूखा ही रहूं। ऐसा कहकर बाघ भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ एक चीता आया। क्या इस भैंस को आपने मारा है? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं भी थोड़ा मांस खा लूं? मैं तुम्हारी भूख समझ सकती हूँ, पर यह भैंस शेर जी का शिकार है और इसकी रखवाली के लिए मैं यहाँ हूँ। वह किसी भी समय वापस आते होंगे। एक काम करती हूँ, तुम मांस खाना शुरू करो। शेर जी जब वापस आएंगे तब मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तुम उसी समय भाग जाना। बाघ ने लोमड़ी को शुक्रिया किया और भैंस की चमड़ी को चीरने लगा। उसी समय लोमड़ी चिल्लाने लगी, भागो मेरे दोस्त, भागो, शेर आ रहा है। ये सुनकर चीता वहाँ से तुरंत भाग गया। अब आराम से लोमड़ी ने अकेले ही अकेले सारे मांस के मजे लिए। जैसी करनी वैसी भरनी। एक घने और सुंदर वन में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहीं पर दो दोस्त कौवा और हिरन भी रहते थे। दोनों की दोस्ती पक्की थी। दोनों एक साथ ही भोजन किया करते थे। फिर एक दिन
जब दोनों जंगल की सैर कर रहे थे, एक चालाक लोमड़ी की नजर हट्टे कट्टे हिरन पर पड़ी। अगर मुझे इस हिरन को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर मैं इससे दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हिरन अकेले घास चर रही थी। हे दोस्त, कैसी हो? लोमड़ी की आवाज सुनते ही हिरन थोड़ी चौंक गई। रुको मेरे प्यारे दोस्त, कौन हो तुम और मुझे अपना दोस्त क्यों बता रहे हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनजान लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। माफ करना मुझे, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। ओह, पर मैं इस जंगल में अकेला हूँ। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर तुम मेरी दोस्त बनोगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लोमड़ी बड़ी ही दुखी आवाज में बोला। हिरन को इस पे तरस आ गया और उसने उससे दोस्ती कर ली। उस दिन से दोनों साथ में समय बिताने लगे। मेरी दोस्त, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगी? मैं बहुत उत्सुक हूँ। क्यों नहीं मेरी दोस्त, चलो मेरे साथ। कौवे ने दूर से देखा कि लोमड़ी और हिरन एक साथ चलते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। हिरन ने लोमड़ी को कौवे से मिलाया। मित्र, मेरी दोस्त लोमड़ी से मिलो। ये बहुत अच्छा है। इसका कोई दोस्त भी नहीं है और ये अकेला रहता है। चलो हम इसके दोस्त बन जाते हैं। क्या कहा? एक लोमड़ी से दोस्ती? ये तो गलत होगा। क्या तुम्हें नहीं पता? अब ये तुम पर है कि तुम किससे दोस्ती रखना चाहती हो। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया, परंतु हिरन को लोमड़ी पर भरोसा था। फिर एक दिन लोमड़ी ने हिरन से कहा, अगर तुम मनपसंद खाना खाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। अगले दिन लोमड़ी हिरन को एक दूर खेत पर ले गया। अरे वाह, इतना सारा खाना! मेरे प्यारे दोस्त, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे यह सब खाने को मिल रहा है। क्यों नहीं, तुमको खाने से पहले तुम्हें मोटा ताजा तो करना होगा ना। हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें यह सब बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। फिर रोज दोनों खेत पे आते। हिरन को खेत पे खाना खाने की आदत पड़ गई थी। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसके खेतों को खराब कर रहा है। उसने उसे पकड़ने के लिए खेत में एक जाल बिछाया। फिर रोज की तरह लोमड़ी और हिरन जब खेत पर आए तो हिरन जाल में फंस गई। हिरन के फंसते ही लोमड़ी वहाँ से भाग गया और इंतजार करने लगा कि मालिक आए और हिरन को मार दे। हिरन बेचारी मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर लोमड़ी वहाँ पर था ही नहीं। हिरन को कौवे की बात याद आ गई। हिरन मदद के लिए पुकारती रही। तभी कौवे को उसकी आवाज सुनाई दी। उसे लगा यह तो मेरी ही दोस्त है और वह तुरंत वहाँ पर पहुँच गया। मित्र, मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी बात मानती तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ती। हाँ, इसमें मेरी ही गलती है। अब कृपया करके मेरी मदद करो। एक काम करो, तुम मरने का नाटक करो। जब माली आएगा तो वह सोचेगा कि तुम मर चुकी हो और मैं तुम्हारे पैर को चुभाने का नाटक करूँगा। जल्दी करो, माली आ रहा है। हिरन ने मरने का नाटक किया और कौवा भी अपने चोंच से हिरन के पैर को चुभाता गया। यह देख माली को लगा कि हिरन मर चुकी है। उसने जाल को खोल दिया और उसी समय मौका देखकर हिरन वहाँ से भाग निकली। लोमड़ी यह सब दूर से देख रहा था। वह निराश हो गया। उसे लगा था कि वह हिरन के स्वादिष्ट मांस को खाएगा, पर कौवे ने सब कुछ चौपट कर दिया। हिरन ने कौवे को धन्यवाद किया और दोनों ने फिर से दोस्ती कर ली। कौवे ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए कहा, हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया था ना, अब तुम भी उसका भरोसा जीतकर उसे वैसे ही फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। हिरन तुरंत सहमत हो गई। मित्र, यह तो बहुत अच्छी योजना है। हिरन कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले आई। दोस्त, मैं बाहर से ही सब देखता रहूंगा, तुम जाओ लोमड़ी के पास। कौवे के कहे अनुसार हिरन लोमड़ी की गुफा की ओर चल दी। हिरन ने पहले ही लोमड़ी को सबक सिखाने की योजना बना ली थी। लोमड़ी, तुम मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है, मैं उस दिन उस खेत के मालिक के जाल में फंस गई थी और भगवान की कृपा से मैं वहाँ से बच निकली। सच में? मैं तो पानी पीने गया था, यह सोचकर कि तब तक तुम अच्छे से खाना खा लोगी। मुझे तो पता ही नहीं था यह सब हुआ, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। चलो, अब जो हुआ सो हुआ मेरे दोस्त, बुरा मत मानो। इस बार तो हिरन खुद मेरे पास आई है, अब तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। पहले की तरह दोनों साथ साथ समय बिताने लगे।
इसी बीच हिरन ने एक ऐसे खेत का पता लगाया जहाँ पर उसका माली रोज जाल बिछाता था। चालाक हिरन योजना अनुसार अब लोमड़ी को उस खेत पर ले आई, पर इस बार जाल से अनजान लोमड़ी जाल में फंस गया। ओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। तुमने भी तो उस दिन मेरे साथ यही किया था ना? ऐसा कहकर हिरन और कौवा वहाँ से चले गए और दूर खड़े देखते रहे लोमड़ी को संघर्ष करते हुए। तभी वहाँ पर खेत का मालिक आ गया। उसने लोमड़ी को जाल में फंसा देख सोचा कि यही लोमड़ी है जो मेरी फसल बर्बाद कर रहा था। किसान ने उसको पकड़ लिया और उसको ले जाकर एक जगह पर कैद कर दिया। किसान के जाने के बाद हिरन और कौवा लोमड़ी के पास गए। तुमने भी मुझे धोखा दिया था ना, अब तुम भुगतो। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले गए। धर्मा किसान और सोने का ढेर। एक बार धर्मा नाम का किसान था। वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। फिर एक दिन वह खेत में काम करने गया। अभी उसने काम शुरू ही किया था कि उसे अचानक से जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। फिर जैसे ही उसने मिट्टी हटाई तो उसे वहाँ सोने का ढेर दिखाई दिया। धर्मा इतना बड़ा सोने का ढेर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतना सारा सोना, अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली। धर्मा सोने के ढेर को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन यह दिन का समय था। उसने सोने के ढेर को रात में ले जाने का निर्णय लिया। उसने सोना फिर से मिट्टी में छिपाकर रख दिया। धर्मा आधी रात को उसी जगह पर वापस आया और सोना निकालने के लिए मिट्टी खोदने लगा। सोने का ढेर बहुत भारी था। उसने उसे रस्सी से बांध दिया ताकि वह उसे आसानी से खींच सके। पर जब रस्सी से बात ना बनी तो धर्मा ने सोने के ढेर को 4 बराबर टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया। अपनी कुल्हाड़ी की मदद से धर्मा ने सोने को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अपनी बुद्धि और होशियारी से धर्मा सारा सोना बड़ी आसानी से वहां से ले गया। सोना पाकर धर्मा अब एक धनवान व्यक्ति बन चुका था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति और जमीनें भी थी। मेहनती चिड़िया की कहानी। टुकटुक अपने खेत पर खुदाई का काम कर रही थी। उसकी सहेलियां तो थी, पर उसे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं था, इसलिए वह खुद से मेहनत करके खेती करती थी। फिर एक दिन टुकटुक की सहेलियां आई, मुनमुन और चुन्नी। टुकटुक अपनी दोनों सहेलियों को देखकर बहुत खुश हो गई। हम दोनों यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें तुम्हें यहाँ अकेले रहता देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम दोनों ने फैसला कर लिया है, अब हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे। हम दोनों मिलकर तुम्हारी खेती करने में सहायता करेंगे। तुम हमारी प्रिय मित्र हो, अब तुम अकेली नहीं हो। दोनों की बात सुनकर टुकटुक भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर तीनों सहेलियों ने मिलकर खेत की खुदाई की और कौन सी फसल उगाई जाए इस बारे में सोचने लगे। हम चावल की फसल उगाएं? नहीं नहीं, चावल की फसल में अधिक मुनाफा नहीं है, हमें मिर्च की फसल उगानी चाहिए। पर मुझे लगता है कि मिर्च की फसल से ज्यादा हमें मुनाफा सब्जियों को उगाने में होगा, हमें मटर की फसल उगानी चाहिए। इस तरह से तीनों अपनी अपनी राय देने लगे। चावल की फसल थोड़ी सस्ती है, औरों के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। मुनमुन ने कहा, हमने कुछ पैसे बचा रखे हैं, उससे काम चल जाएगा। इसी तरह से तीनों ने मिलकर बहुत सारे पैसे जुटा लिए। तभी वहाँ पर एक भिक्षा मांगने वाली चील आई। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मदद करो। उन्होंने थोड़े पैसे चील को दे दिए। तुम तीनों सदा खुश रहो, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। जब चील वहाँ से जाने लगी, टुकटुक बोली, रुको माई, क्या सच में आपका इस दुनिया में कोई नहीं? हाँ बेटी, मेरा कोई नहीं है। मेरी सहेलियां अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरी मदद को आई हैं। मुझे यह सही नहीं लगता। क्या आप मेरी खेती में मदद करोगे? अगर आप सच में अकेली हैं तो मैं आपको 3 समय का खाना दूंगी। आप मेरे घर पर आराम से रह सकती हैं। चील ने टुकटुक को धन्यवाद किया। शुक्रिया बेटी। टुकटुक की सहेली ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? टुकटुक ने कहा, तुम दोनों यहाँ मेरी मदद के लिए आई, मेरे लिए यही काफी है। अब मैं तुम दोनों की पढ़ाई का और ज्यादा नुकसान नहीं करवा सकती। टुकटुक ने उनसे कहा कि वे हर रविवार को मदद के लिए यहाँ आ सकते हैं। टुकटुक चीलमाई को अपने घर ले आई। चीलमाई को जमीन के साथ साथ बीजों का भी बड़ा ही ज्ञान था। उन्हें फसल उगाने की बहुत अच्छी समझ थी।
फिर चीलमाई ने टुकटुक को बताया कि कैसे फसल की पैदावार को और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। टुकटुक की सहेलियां भी छुट्टी के दिन उसकी मदद करने के लिए वहां आती थी। कुछ ही दिनों में सबकी मेहनत रंग लाई और टुकटुक के खेतों में लहलहाती फसल दिखने लगी। फिर एक दिन जब सभी लोग टुकटुक के खेत में खड़े थे, उसी समय चीलमाई का आकार बढ़ने लगा। मुझे श्राप मिला था, जिस वजह से मुझे ऐसा जीवन जीना पड़ रहा था, पर तुमने मुझ पर दया कर मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दिया। इतना कहकर वह चमत्कारी चीलमाई वहाँ से गायब हो गई। फिर टुकटुक और टुकटुक की सहेलियां यह देखकर हैरान हो गई कि उसके खेतों में फलों की जगह पर हीरे लगे हुए थे। वे ये सब देख के हैरान हो गए। ये सब कुछ चमत्कारी चीलमाई के जादू से हो रहा था। टुकटुक खेतों से सारे हीरे तोड़कर एक टोकरी में लेकर घर आ गई। टुकटुक ने अपने दोस्तों से कहा, यह हम सबकी मेहनत का फल है, इसमें हम सबका बराबरी का हक है। टुकटुक ने बिना किसी भेदभाव के हीरों के 3 हिस्से करके अपनी सहेलियों में बांट दिए। टुकटुक के कठिन परिश्रम और अच्छी नीयत की वजह से आज उसके पास सब कुछ था। अब उसने अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी और खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। सब्जी वाला और समझदार बुढ़िया। रामू सब्जी बेच रहा था। उसी समय एक बूढ़ी महिला अपने सिर पे सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रामू उस बूढ़ी औरत को इस उम्र में भी सब्जी बेचते देखकर हैरान हो गया। हद तो तब हो गई जब रामू की सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर अपनी सारी सब्जियां बेच दी, और जब तक रामू पहुंचा किसी को भी सब्जी की जरूरत ही नहीं थी। रामू को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अगले दिन जल्दी आकर सब्जी बेचने के बारे में सोचा, पर जब वो अगले दिन पहुंचा तब वही हुआ। वह बूढ़ी महिला पहले ही सबको अपनी सब्जियां बेच चुकी थी और रामू फिर से हताश हो गया। कुछ दिन बाद रामू ने इस बारे में पता करने की सोची और उसने बूढ़ी महिला का पीछा किया। बूढ़ी महिला को पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बूढ़ी महिला ने पीछे मुड़कर देखा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो तुम? क्षमा कीजिए माताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतनी जल्दी सब्जियाँ कैसे बेच पाती हैं? मैं तो कई दिनों से कुछ भी नहीं बेच पा रहा हूँ, मेरी कोई कमाई भी नहीं हो पा रही है। ओह वो, मैं तो बरसों से काम कर रही हूँ और मुझे इस काम में बहुत आनंद भी आता है। तुम क्या करते हो आजकल? मैं पास के गांव से सब्जियां लाता हूँ और फिर गांव में मंडी में जाकर सबको बेचता हूँ और उससे अपना जीवन यापन करता हूँ। किसानों के पास से सब्जियां क्यों लाते हो तुम? तुम अपने घर में खेती करो। घर में खेती करो? घर में कैसे कर सकता हूँ खेती? मेरे पास तो जमीन भी नहीं है। अरे अपने घर के आसपास की जमीन पर ही खेती कर लो, तुम्हें किसी और जमीन की जरूरत ही क्या है? अच्छा माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम जाओ बेटा, अपने घर के आसपास की जमीन पे ही खेती करो और अच्छी खाद का प्रयोग करना। किसान अपने घर आ जाता है और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगता है। उसने तरह तरह की सब्जियां के बीज बोए। कुछ हफ्तों बाद उसकी सब्जियां अच्छे से उगने लगती हैं। रामू ने उनको उखाड़ा और उनको गांव जाकर बेचने लगा। दिन पर दिन रामू की मेहनत रंग लाने लगी। रामू अपनी लहलहाती फसलों को, अपनी सब्जियों को टोकरी में भरता और गांव में बेचने के लिए निकल जाता। और इसी तरीके से उसने अपने लिए एक ठेला भी ले लिया। वह दिन ब दिन तरक्की करता गया और धीरे धीरे उसने लोगों को सब्जी बेचना शुरू कर दिया और इससे उसके पास बहुत सारा धन भी आ गया। और जल्द ही रामू ने खेती के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीद लिया। रामू अब खेती बाड़ी भी करने लगा और उसकी फसल भी खूब फलने लगी। जल्द ही उसने एक सब्जी की दुकान भी खोल ली। वो कई तरह की सब्जियों के साथ बेचने लगा। गांव के सारे लोगों को रामू की सब्जियां पसंद आने लगी और सभी रामू के पास सब्जी खरीदने आने लगे। रामू ने तो अब नौकर चाकर भी रख लिए थे। दुकान उसने और बड़ी कर दी। दिन पर दिन रामू की तरक्की होती गई। ग्राम प्रधान ने रामू की मेहनत को देखकर अपनी बेटी की शादी रामू के साथ कर दी और अब रामू खुशी खुशी अपने सफल कारोबार, सुंदर परिवार और बेहतरीन जीवन के साथ रहने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। किसान और उसके लालची बेटे की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था,
पर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेतों में कोई फसल नहीं होती थी। एक दिन पेड़ के नीचे विश्राम करते समय उसने सांप के घर को देखा। किसान ने सोचा शायद ये सांप इस खेत का रक्षक है और अगर मैं इसकी सेवा करूं तो मेरे खेत भी उपजाऊ हो जाएंगे। अगले दिन वह दूध से भरी कटोरी ले आया और कहने लगा, हे नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए वहां रख दिया। हाँ, सोने का सिक्का? तो यह सच है। यह नाग देवता मेरे लिए बहुत शुभ है। धन्यवाद नाग देवता। इसी तरह किसान रोज दूध लाता और सोने के सिक्के लेकर जाता। एक बार किसान को अपने काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना मत भूलना। जी पिताजी, आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि कैसे करना है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा। सांप ने भी रोज की तरह उसे एक सोने का सिक्का दिया। हर रोज एक सिक्का तो कम है, मुझे सारे सिक्के एक साथ ही चाहिए। कल मैं इस सांप को मारकर सारे सिक्के एक साथ निकाल लूंगा। अगले दिन दूध देते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, लेकिन उसने लड़के को डस लिया। जब किसान वापस आया तब उसे इस सारी घटना का पता चला और वह बहुत दुखी हो गया। लालच बुरी बात है। धोखेबाज दोस्त की कहानी। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, बिल्लू, नीलू और टिंकू। तीनों एक साथ स्कूल जाते और एक साथ ही बैठते थे। तीनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी। बिल्लू और नीलू बहुत चतुर थे। कोई भी काम 2-3 बार सोचकर ही करते थे। दूसरी ओर पिंकू बहुत लापरवाह था। एक दिन पिंकू वन के पास वाले बाग में आम तोड़ने गया था, पर उसी समय माली वहाँ पे पहुँच गया और माली ने उसे डरा के वहाँ से भगा दिया। फिर एक बार पिंकू बिल्लू और नीलू के पास आकर बोला, ओ बिल्लू नीलू, आज हमें आम के खेत में जाना था ना, क्या भूल गए? अरे हाँ, पर उस खेत पे पहुँचने के लिए हमें उस वन को पार करके जाना होगा ना। केवल वही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे डर लगेगा। अरे भाई, वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है। सभी लोग रोज उसी रास्ते से तो आते जाते हैं। चलो ना, चलते हैं। पिंकू, लेकिन मैंने अपने माँ बापों को नहीं बताया और जब तक हम आएंगे तो शाम हो जाएगी। फिर कभी चलते हैं। ओहो, तुम सब कुछ माँ बापों से पूछ के करते हो क्या? अगर तुम उनसे पूछोगे तो वो तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। चलो चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हम किसी का भी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, अब चलो तो सही। तीनों दोस्त वन की ओर चल पड़े, लेकिन सबको डर लग रहा था क्योंकि सबने बचपन में एक भयानक जानवर की कहानी सुन रखी थी जो कि इस जंगल में ही रहता था। थोड़ा आगे चलते ही उनको अचानक से एक तेज आवाज सुनाई दी। तीनों झट से रुक गए और आसपास देखने लगे कि ये आवाज अचानक आई कहां से। फिर जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा, उनके पीछे था एक भयानक भालू। तीनों डर के मारे वहां से भागने लगे और एक पेड़ के पीछे छुप गए। हे भगवान, भालू आ गया, अब क्या करें? बिल्लू, नीलू, तुम दोनों मेरी पेड़ पे चढ़ने के लिए सहायता करो। ऊपर चढ़ने के बाद मैं तुम दोनों को ऊपर खींच लूंगा। जैसा पिंकू ने कहा दोनों ने वैसा ही किया। पिंकू, अब तुम अपना हाथ दो। अरे, अपना हाथ क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी, भालू आ रहा है, जल्दी करो। वे दोनों बार बार पिंकू से सहायता मांगते रहे। वैसे यहाँ एक ही बैठ सकता है, तुम लोग कहाँ बैठोगे? बिल्लू और नीलू को पिंकू के ऐसा बोलने पर कुछ समझ ही नहीं आया और भालू और पास आने लगा। मेरी दोस्त नीलू, अगर हम जमीन पर पड़कर मरने का नाटक करें तो शायद भालू हमें कुछ नहीं करेगा। तुमने सही कहा,
बिल्लू और नीलू जमीन पर पड़ गए और बिना हिले मरने का नाटक करने लगे। पिंकू अपनी जान बचाकर ऊपर बैठे बैठे ये सब देख रहा था। अब भालू उनकी बहुत नजदीक आ चुका था। भालू उन दोनों के पास आया और उनको सूंघने लगा। दोनों को मरा हुआ समझ के भालू वहाँ से चला गया। पिंकू यह सब देखकर हैरान था कि भालू ने इन दोनों को कैसे छोड़ दिया। अरे वाह, तुम दोनों ने तो अच्छे से भालू से छुटकारा पा लिया। बड़े भाग्यशाली हो कि तुम दोनों को भालू ने खाया नहीं। हाँ, बाल बाल बच गए। लेकिन नीलू, भालू तुम्हारे बहुत पास आया था ना, उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? हाँ, उसने बोला कि तुम जैसों से कभी दोस्ती नहीं रखना। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। पहले तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करो। नहीं पिंकू, भालू ने बोला कि तुम जैसों की सहायता करने में कोई लाभ नहीं। हाँ, तुम वहीं बैठना, अब हम गांव वापस जा रहे हैं। दोनों निराश और गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। पिंकू अकेले ही उस पेड़ पे बैठा उन्हें देखता रहा। पैसों की कीमत और 2 आलसी चूहे। एक बार 2 चूहे थे। दोनों अपने माता पिता के लाड प्यार की वजह से बहुत ही आलसी और लापरवाह हो चुके थे। उनके माता पिता के लाख समझाने पर भी उनमें कोई सुधार नहीं आया। दोनों के बर्ताव में कोई बदलाव आया ही नहीं। फिर एक दिन पापा चूहे ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस घर का ख्याल रख पाओगे। तुम दोनों में मुझे कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों चूहों को अपने पापा के ऐसे कहने पे बहुत बुरा लगा। पापा, अपने आप को साबित करने के लिए हमें एक मौका और दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक और मौका मिलेगा, पर मुझे तुम पे बदलाव नजर आना चाहिए। साबित करो मुझे कि तुम भी कमा कर ला सकते हो और जिम्मेदार बन सकते हो। उन्होंने पापा की बात मानी और फिर अपने रास्ते चल पड़े। अगले दिन दोनों चूहे नौकरी की तलाश में घर से निकले। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। फिर अंत में उन्हें मजदूरी का काम मिला, जिसमें उन्हें सामान की बोरियां उठानी पड़ती थी। वे दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते। फिर जब उन्हें पगार मिलती तो वह बहुत खुश होते। अपनी इतनी कड़ी मेहनत से कमाई हुई पगार को वे दोनों घर जाकर अपने पापा चूहे के हाथ में रख देते थे। पर ये क्या, पापा चूहे ने तो उनकी मेहनत की कमाई को नदी में फेंक दिया। फिर ऐसे ही हर रोज चूहे मेहनत से पैसे लाते और पापा चूहे उनके पैसे नदी में फेंक देते थे। एक दिन चूहों का सब्र टूट गया और उन्होंने अपने पापा से पूछा, पापा, हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप उन्हें नदी में फेंक देते हो। हाँ, आप ऐसा क्यों करते हो? मुझे ये पता है कि कैसा लगता है जब तुम्हारी हर रोज की मेहनत की कमाई ऐसे रद्दी हो जाती है। जब तुम दोनों पैसों का महत्व समझोगे तभी तुम खुद ब खुद जिम्मेदार बन जाओगे। दोनों चूहों ने उस दिन अपना सबक सीख लिया। जो भी काम हो उसे ध्यान से करना चाहिए। दोनों चूहे अब अपनी जिम्मेदारी समझते थे और सबका ध्यान भी रखते थे। मछुआरे और चतुर मछली की कहानी। लालची दूध वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक दूधिया रहता था। उसका नाम नत्थू था और उसकी पत्नी का नाम जमुना। दोनों पति पत्नी एक तबेले के मालिक थे। वे दोनों अपनी भैंसों का बहुत अच्छे से देखभाल करते थे और उनको बहुत अच्छा चारा भी देते थे। इस वजह से नत्थू की भैंसें बहुत अच्छा दूध देती थी। गांव में सभी लोग नत्थू और जमुना से दूध लिया करते थे। इससे दोनों पति पत्नी की अच्छी आमदनी होती थी और उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन इतना अच्छा कमाने के बावजूद भी नत्थू खुश नहीं था। वो हमेशा एक बड़े घर और महंगी महंगी गाड़ियों को खरीदने के बारे में सोचता रहता था। मैंने अपने गांव के बाहर एक अच्छा घर देखा है, हमें वह खरीदना चाहिए और हमें एक महंगी गाड़ी भी खरीदनी चाहिए। अपनी सेवा के लिए हम बहुत सारे नौकर चाकर भी रखेंगे। ये लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। तुम इस छोटे से घर में कैसे खुश रह सकती हो? और इस तबेले से भैंसों की बदबू तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। पर हमारा यही तो रोजगार है। ज्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा। जल्दी मैं इस गांव का एक दौलतमंद आदमी बन जाऊंगा। नत्थू जब भी दूध बेचने जाता,
गांव वाले उसकी दूध की बहुत तारीफ करते। नत्थू, तुम्हारा दूध बहुत उत्तम और सेहतमंद होता है। तुम जरूर अपने भैंसों की अच्छे से देखभाल करते होंगे और इनको उत्तम चारा भी देते होंगे। हाँ हाँ, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करता हूँ, पर अब नहीं। बस मैं एक बार अमीर बन जाऊँ तो इन सबको बेच दूंगा। मुझे अपने घर में इतनी बदबू पसंद नहीं। यार, वो भैंसे ही तो तुम्हारा रोजगार है। तुम्हें इनसे प्यार करना चाहिए। तुम्हें अपने काम से लगन और प्यार होना चाहिए। मैं भी अंडे बेचता हूँ और इनसे भी बदबू होती है, मगर मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं। फिर शायद अंडे बेचना ही तुम्हारी किस्मत है, पर मेरी किस्मत में बहुत कुछ पाना लिखा है। महंगी चीजें खरीदना, महंगे कपड़े और बहुत बड़ा घर मेरी किस्मत में है। ये लालच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। ये बात तुम जितना जल्दी समझ लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। अरे छोड़ो भी, मैंने पहले ही यहाँ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। अब मैं जाता हूँ। इन बदबूदार अंडों का कारोबार तुम्हें ही मुबारक हो। नत्थू जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था और वह हमेशा अमीर बनने के सपने ही देखता रहता था। बस इतना ही, यह बहुत कम है। मुझे बहुत ज्यादा दूध बेचना होगा। इसका कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। मेरी सभी भैंसें पहले से ही सेहतमंद हैं। मैं इनको और ज्यादा दूध देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वरना इनकी सेहत खराब हो जाएगी। एक परेशानी ये भी है कि अगर मुझे ज्यादा दूध हासिल हो भी जाए तो मैं उन्हें बेचूंगा कहाँ? यह तो एक छोटा सा गांव ही है। अरे हाँ, मैं पड़ोस के गांव में जाकर अपना दूध बेच सकता हूँ। वो एक बड़ा गांव है, वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। पर फिर मुझे बहुत सी भैंसें खरीदनी पड़ेंगी, जिसके लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे जल्द ही अमीर आदमी बनना है। मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे दूध की मात्रा बढ़ानी होगी। जब वो अपने घर की ओर रवाना हुआ, तब उसने नदी के पास पहुंचकर सोचा, क्यों न मैं दूध में पानी मिला दूं। इस तरह मुझे नई भैंस भी नहीं खरीदनी पड़ेगी और दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। मैं पड़ोस के गांव में भी दूध बेच सकूंगा। वाह, क्या बेहतरीन तरकीब आई है। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने दूध में पानी मिलाया है। इससे मुझे बहुत फायदा होगा। फिर नत्थू जब अगले दिन दूध बेचने निकला तो उसने अपनी दोनों बोतलों को आधा ही दूध से भरा और आधी बोतल खाली रहने दी। फिर वह नदी के पास गया और उसने दोनों बोतलों में पानी मिला दिया। फिर वह गांव में गया और उसने सबको वह दूध बेच दिया। पानी मिलाने से आज उसका बहुत सा दूध बच गया, जिसे फिर उसने पड़ोस के गांव में जाकर बेच दिया। उस दिन नत्थू बहुत खुश था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। इसी तरह दिन बीतते गए और नत्थू एक अमीर आदमी बन गया। उसने अपने लिए एक आलीशान घर और एक अच्छी गाड़ी खरीदी। अब वह अच्छे कपड़े भी पहनता था। अब उसका कारोबार बढ़ता गया। उसे मिलावट की इतनी आदत पड़ी कि उसने दूध की मांग बढ़ने पर भी नई भैंसें लेने के लिए सोचा तक नहीं, बल्कि उसने पानी की मात्रा को और भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसके दूध की गुणवत्ता और गिरती गई। गांव के सभी लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होके उसके दूध के बारे में शिकायत करने लगे। नत्थू, हमें तुम्हारे दूध के बारे में शिकायत है। अब तुम्हारा दूध बिल्कुल पानी की तरह होता है और अब इसमें वो स्वाद भी नहीं रहा। तुम्हारे दूध को पीकर हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। क्या? कुछ भी नहीं बदला है दूध में। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ? तुम लोगों को अच्छी चीज की कदर ही नहीं है। जाओ कहीं और से खरीद लो दूध। अगर तुम लोगों को मेरा दूध पसंद नहीं तो मेरे पास कई और ग्राहक हैं और उनको मेरा दूध पसंद भी है। नत्थू तेजी से यह कहकर घर के अंदर गया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। गांव वाले नत्थू का उनके साथ यह व्यवहार देखकर हैरान रह गए। जी तो कोई गड़बड़ लग रही है, हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि कैसे ये हमें इतने लंबे समय से धोखा देते आ रहा है। गांव वालों ने मिलकर सच का पता लगाने की योजना बनाई। फिर अगली सुबह जब नत्थू घर से दूध बेचने के लिए निकला तो गांव वालों ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि नत्थू नदी किनारे बैठकर दूध में पानी मिला रहा है। तो ये बात है, वो इसीलिए दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। इसकी भैंसों की संख्या उतनी की उतनी ही है,
फिर भी ये दूसरे गांव वालों को भी इतनी ज्यादा मात्रा में दूध बेच रहा है। गांव वाले सारी बात समझ गए और उन्होंने इस लालची दूध वाले को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन नत्थू की बीवी जमुना बाजार से दाल खरीद कर लाई। नत्थू उस दिन जब काम से वापस आया तो दोनों खाना खाने बैठे। तुमने आज क्या पत्थर पकाए हैं? नहीं, ये दाल है, आज ही तो मैं बाजार से लाई हूँ। दुकानदार ने तुम्हें दाल के साथ छोटे छोटे पत्थर मिलाकर बेच दिए हैं। कल मैं जाकर दुकानदार से बात करूँगा। उस रात दोनों पति पत्नी भूखे पेट सोए। फिर अगले दिन वो दोनों दुकानदार के पास गए। तुमने हमें क्या बेचा? हमने तुम्हें दाल के पैसे दिए थे, पत्थरों के पैसे तो नहीं दिए थे। जाओ कहीं और से सामान खरीदो। अगर तुम्हें मेरी दुकान का सामान पसंद नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। दोनों घर आ गए। कुछ देर बाद वह बाहर गया और 1 दर्जन अंडे लेकर आया। जब उसने अंडे तोड़े तो उनमें से 10 अंडे पत्थर के निकले। वो गुस्से में आग बबूला होकर दुकानदार के पास गया। मैंने अंडों के पैसे दिए थे, पत्थरों के तो नहीं। हमने भी तुम्हें दूध के पैसे दिए थे, पानी के नहीं। आओ कहीं और से जाकर खरीदो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। नत्थू गुस्से से घर चला गया। वो जब भी कोई सामान बाजार से खरीद कर लाता उसमें कोई न कोई गड़बड़ जरूर होती। वो लाता कुछ और सामान से निकलता कुछ। मैं इस चीज से तंग आ चुकी हूँ। आखिर इसका कारण क्या है? कोई हमें सही सामान क्यों नहीं देता? वो हमें अमीर होता देखकर हमसे जल रहे हैं और हमें लूटने के चक्कर में है। नत्थू अपने लालची व्यवहार की वजह से इतना अंधा हो गया था कि उसे यह समझ भी नहीं आया कि उसने भी तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। जब वे लोग उसके पास शिकायत लेकर आए थे तो उसने ये कहकर उन्हें धुतकार दिया था कि अगर उनको उसका दूध पसंद नहीं तो कहीं और से जाकर ले लें, इसे उनकी कोई जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद पड़ोस के गांव वालों ने भी उससे दूध लेना बंद कर दिया तो उसने अपनी जरूरत की उन चीजों को बेचना शुरू कर दिया जो उसने मिलावटी दूध की कमाई से खरीदी थी। अब नत्थू गरीब ग्वाला बन चुका था। उसके पास कुछ पैसे और एक छोटा सा घर ही बचा था। अब तुम्हें अक्ल आई कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी लालच की वजह से ही आज हम गरीब बने हैं। अगर तुम लालच ना करते और ईमानदारी से शुद्ध दूध बेचते तो आज हमारी ये हालत ना होती। हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। तुम सही कहती हो। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। दौलत ने मुझे लालची बना दिया था। मैंने सिर्फ अपनी दौलत ही नहीं खोई बल्कि लोगों के विश्वास के साथ साथ अपनी इज्जत भी खो दी है। हाय अफसोस, काश मैं लालच ना करता। चिड़िया और उसके अंडे। एक चिड़िया अपने अंडों के साथ जंगल में रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देख बहुत खुश थी। उसके नन्हे चूजे उसे और भी प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीतने पर भी एक अंडे में से चूजा बाहर ना निकलने पर चिड़िया को बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे सभी अंडों में से चूजे बाहर आ चुके हैं पर उनमें से एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने कभी ना देखा ना सुना। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। हाँ हाँ चलो। फिर चिड़िया और कोयल दोनों ही स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी। क्या बात है? कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया ने स्वामी जी को सारी बात बताई। अच्छा तो यह बात है। चलो मुझे वहाँ ले चलो। अब वहीं जाके सब पता लगेगा। फिर सभी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये कोई अंडा नहीं। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। यह तो एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते देखा है। मेरा भरोसा करो और एक बार इसे नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, यह एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पे पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी जी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका पर अंडा फूटा नहीं, वह तो गेंद की तरह टप्पे खाने लगा। सच में वह एक खिलौना ही था। सभी हंसने लगे। चतुर खरगोश और शेर की कहानी। एक जंगल में एक खूंखार शेर
हर रोज अनेक जंगली जानवरों को मारता रहता था। फिर एक दिन सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर एक सभा बिठाई, जिसमें यह तय हुआ कि हर दिन भोजन के रूप में शेर के पास एक जानवर को भेजा जाएगा। एक दिन चीकू खरगोश की बारी आई, पर वह जानबूझकर देरी से पहुंचा। शेर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा, तो उसने कुएं पर एक दूसरे ताकतवर शेर के मिलने का बहाना बनाया, जो खुद को जंगल का राजा कह रहा था। दूसरे शेर की बात सुनकर दुष्ट शेर गुस्से में आ गया। उसने चीकू खरगोश को उसके पास चलने के लिए बोला। चीकू ने कुएं के पास ले जाकर कहा कि महाराज, यही उस ताकतवर शेर का ठिकाना है, जो स्वयं को जंगल का राजा समझ रहा था। फिर दुष्ट शेर कुएं में झांकने पर अपने ही परछाई को दूसरा शेर समझकर उसको ललकारने लगा और अपनी ही आवाज को दूसरे शेर की ललकार समझकर वह उस कुएं में कूदकर मर गया। इस तरह से चतुर खरगोश ने अपने साथ साथ सभी जानवरों की जान बचा ली। हमें मुश्किल समय में हिम्मत और बुद्धि से काम लेना चाहिए। शरारती तोता। एक बार एक तोता बहुत दिनों से पिंजरे में कैद था। फिर एक दिन वह पिंजरे से छूट गया और जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठकर फल खाने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक हाथी पर पड़ी। हाथी सो रहा था। तोते ने सोचा, क्यों ना हाथी महाराज को परेशान किया जाए। उसने हाथी के सिर पर चोंच मार मार कर उसे उठा दिया। हाथी ने गुस्से से तोते को कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? तोते ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। हाथी फिर से सो गया, पर शरारती तोते को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फिर से हाथी को परेशान करने आ गया। अब हाथी तंग आ चुका था। हाथी वहाँ से जाने लगा तो फिर से हाथी के सर पर चोंच मारने तोता वहाँ पहुँच गया। हाथी को गुस्सा आया। उसने तोते को सबक सिखाने की सोची और वह तालाब में जाकर बैठ गया। तोते को लगा हाथी उससे डरकर पानी में छिपकर बैठ गया है। फिर तोता जैसे ही हाथी पर चोंच मारने आया, वैसे ही हाथी ने अपनी सूंड पर पानी भरकर तोते पर जोर से फेंका। तोता पानी में तड़पने लगा। हाथी को उस पर दया आई और उसने उसे बाहर निकाल दिया और वहाँ से चला गया। तोते को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। Thanks for watching. For more Kids Moral stories, please like and share this video and subscribe my channel Kids Riddhi Zone.